मिसमैच जोड़ियां कमाल तो नहीं करती, पर हाँ, तनाव ज़रूर पैदा कर देती हैं। और वो तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बीमारियों का रूप ले लेता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बेमेल जोड़ियां, यानी कि ऐसे शादीशुदा जोड़े जो एक दूसरे से कहीं तक मेल नहीं खाते हैं, कैसे वो तनाव में जीते हैं, कैसे धीरे धीरे तिल तिल करके जो घुटन उनके अंदर भर जाती है, जिसकी वजह से वो भावनाओं का दमन करते हैं, जिसकी वजह से वो घुट-घुट कर जी रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके शौक मर गए होते हैं, इच्छाएँ खत्म हो गई होती हैं, अंतरात्मा बोझिल हो गई होती है और कैसे कुछ सालों में वो तमाम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, उनके बारे में बताती हूँ। अब देखो भई, एक्सेप्शनल केसेस के बारे में मत बोलना कि किसी कपल के बीच में 20 साल का अंतर था, फिर भी वो बहुत खुश हैं, या बिल्कुल ही ऑपोज़िट पर्सनैलिटी कोई है, भई वो खुश हैं। ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बट कितने? वेरी रेयर। तो जो चीज़ बहुत दुर्लभ है, बहुत कम है, उसके बेसिस पे कोई भी एग्ज़ाम्पल सेट नहीं किया जाता, उसको कोई रूल नहीं माना जाता। तो आपको समझना है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जो बेमेल जोड़ियाँ होती हैं, मान लीजिए लड़की आपकी बड़ी चुलबुली सी, हँसने बोलने वाली, पहनने-ओढ़ने की शौकीन, घूमने-फिरने की शौकीन। अब उसकी शादी एक उम्र में भी बड़े और बिल्कुल मैच्योर इंसान से कर दी कि भई आदमी में तो मैच्योरिटी होनी चाहिए, आफ्टर ऑल ना मैच्योरिटी, सिंसेरिटी लाइफ को चलाने में काम आती है। माना टू सम एक्सटेंट बहुत ज़रूरी है, बट इतना बेमेल जोड़ा कि उसे घूमने-फिरने, सजने-संवरने का शौक है और इसे घर में पड़ा ही रहना है। वो खूब अच्छे से तैयार होती है चटक-मटक, और ये बिल्कुल सादी पैंट कमीज़। उसे घूमने का शौक है, इसे घर में रहना है। उसे पसंद है कि उसका पति उसके साथ इमोशनल वार्म्थ शेयर करे, और इसे पसंद है कि बस बेड शेयर करे। बहुत ही ज़्यादा जब नेचर में डिफ़रेंस, एज में डिफ़रेंस, अपब्रिंगिंग में डिफ़रेंस, फैमिली स्टेटस में डिफ़रेंस, चॉइसेस में डिफ़रेंस आ जाता है, तो कहाँ तक मैच करोगे? मैच करते-करते एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। कुछ डिफ़रेंस तो हर कपल में ही होता है। एग्ज़ैक्टली सेम तो 2 लोग हो ही नहीं सकते। जब खुद के बहन-भाई ही आपस में 100% मैच नहीं करते हैं, वो ही अलग होते हैं। इवन आपका ट्विन भी आपसे अलग होता है, तो फिर आपका पार्टनर आपके जैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन इतना डिफरेंस कि आपको बस एडजस्ट ही करना है, आपको दूसरे की खुशी में खुशी ढूँढनी है, उससे किसी न किसी तरीके से मैचिंग का प्रेशर है, या बिल्कुल ही ऐसा है कि अच्छा तुम कुछ और करो, मैं कुछ और करूँ। ये ना वो कपल्स के बीच में केमिस्ट्री नहीं बनाने देता कभी इतना डिफरेंस। और फिर ना लाइफ एक कॉम्प्रोमाइज़, एक स्ट्रगल, एक एडजस्टमेंट यही बन के रह जाती है। तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उन्हें रिगार्ड किया जाता है, उन्हें एन्जॉय भी किया जाता है। एक दूसरे को लाइफ टाइम कपल्स बहुत सिखाते हैं, नए-नए शेड्स देखने के लिए मिलते हैं, नए-नए चीज़ों से, इंटरेस्ट से, एक्टिविटीज़ से इंट्रोड्यूस होते हैं। एक दूसरे की पसंद को वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना अच्छा है। पर ये कुछ कपल्स के बीच में होता है। मोस्टली इस केमिस्ट्री को मेंटेन नहीं कर पाते, उस डिफरेंस को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि जो मेरा है वो सही है, सामने वाले को बदल जाना चाहिए, उसे एडजस्ट कर लेना चाहिए, उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी चॉइस बेकार है, उसके इंटरेस्ट सही नहीं है, उसकी ये सारी की सारी जो है फैंटेसीज़ हैं, ये डिमांड्स उसकी बहुत ही फ़िल्मी हैं। और ऐसा कहाँ होता है आम घरों में कि बैठ रहे हैं, इमोशनल इंटीमेसी की बातें कर रहे हैं या सुन रहे हैं। आदमी तो ऐसे ही होते हैं, काम-काज में बिज़ी होते हैं, अपना अखबार पढ़ लिया, टीवी देख लिया, फ़ोन चला लिया, दोस्तों के पास बैठ के काम कर लिया, लैपटॉप चला लिया, ये सब ऐसे ही होते हैं। तो कहाँ बैठकर बातचीत, मन की बातचीत,
है ना? दिल खोल कर बात करने की इजाज़त हो, नहीं। ये सब समझनी होती है पहली बात तो। और दूसरा कंडीशनिंग इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि बस सिंपल ऐसी ही लाइफ़ होती है। चार्म तो शुरू-शुरू का होता है कि एक-दूसरे की बात सुन रहे हैं। उसके बाद तो जब फिज़िकल इंटीमेसी हो गई है, कुछ समय बीत गया है, तो भई क्या ये इमोशनल बातें वही रोज़-रोज़ बार-बार, क्या केयरिंग एटीट्यूड, सब टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है। मोस्टली ऐसे चलता है, मोस्टली फैमिलीज़। बट बहुत सारे कपल्स जो इस तरीके से जो समझते हैं क्वालिटी टाइम की वैल्यू, अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझते हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ समझते हैं, उसके करियर में सपोर्ट करते हैं, उसके सपनों को, उसके एफर्ट्स को, उसके अचीवमेंट्स को एप्रिशिएट करते हैं, एक-दूसरे को स्पेस देते हैं, डिफरेंसेस होने के बाद भी रिस्पेक्ट करते हैं और दोनों शेड्स को एन्जॉय करते हैं, दोनों तरफ की लाइफ़ को जो है ना एन्जॉय करते हैं। ऐसा परसेंटेज कम है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो तो खुश ही हैं, उनकी थोड़ी ना बात कर रहे हैं हम बात उनकी कर रहे हैं, जहाँ पर ये समझ ही नहीं है और डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। मैंने ऐसे तमाम केसेस देखे हैं मिसमैच जोड़ियों के जहाँ पर मोस्टली फीमेल्स बहुत स्ट्रगल करती है, इमोशनली बहुत सफ़र करती है। छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ 4-5 केस के। एक फीमेल मेरे पास आई, एकदम शौकीन, हँसने, बोलने, खुशमिज़ाज बिल्कुल ऐसी हमेशा से हुआ करती थी, बड़े शौक। बट हस्बैंड इतना सीरियस मिल गया कि कहीं जाकर खुश नहीं, कोई सर्कल नहीं, घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद नहीं है, बस घर में घुटो। अगर ज़्यादा कोई चीज़ को अच्छी तरीके से उसे समझाने की कोशिश भी करो, तो ज़्यादा मेरी टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है या मुझे नहीं है शौक, अकेले चले जाओ। अब सोसाइटी में अगर आपको मूव करना है, रिश्तेदारी में जाना है, कहाँ तक आप झूठ बोलोगे कि आज उन्हें काम आ गया है, आज उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं अकेले आई हूँ। और आपको अपने पार्टनर के साथ जाने का भी मन तो करता ही है या फिर ये बिल्कुल तुम मत जाओ। हर चीज़ के लिए इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, इतना सजने-संवरने की क्या ज़रूरत है, सिंपल रहो, क्योंकि खुद को सिंपल रहना पसंद है। तो वो धीरे, 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 धीरे ऐसा मन में गहरा उतरता चला गया, क्योंकि इग्नोर करने की भी ना एक लिमिट होती है। वो इतना अंदर गहरा उतरता चला गया कि शौक ही मर गए। मिलना-जुलना जो बड़ा पसंद था, छूटता चला गया। सजना-संवरना, हँसना-बोलना जो पसंद था, वो सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मन बुझता चला गया। अब वो इच्छाएँ दब गईं, दबी हुई चीज़ कोई कहीं जाती थोड़ा ना है। जो दमित भावनाएँ होती हैं, वो फिर प्रचंड रूप में जब हावी होती हैं, तो बीमारियाँ लेकर आती हैं। तो हो गई वो। स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहने लगा, कॉर्टिसोल लेवल इतना बढ़ गया, अंदर से शरीर फूलना शुरू हो गया, थायरॉइड हो गया, बाद में फिर डायबिटीज़ भी हो गई, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहने लग गई, हर समय चिड़चिड़ा-सा स्वभाव हो गया, छोटी-छोटी बात पे चिड़चिड़ा जाना, बच्चों को उल्टा-सीधा बोल देना, मार-पिटाई कर देना, बिल्कुल कुछ भी मन नहीं करना। एक स्टेज ऐसी आ गई कि आँख मीचो पड़े रहो, आँख मीचो पड़े रहो। घर फैल रहा है तो फैले रहने दो। तो ये था मिसमैच जोड़ी और सामने वाले ने एफर्ट ही नहीं डाले अपने पार्टनर को समझने के कि इसकी क्या नीड्स हैं, इसकी क्या पर्सनैलिटी है, इसके लाइफ को लेकर क्या सपने हैं। उससे बस ये उम्मीद की गई एडजस्ट करे। ये नहीं समझा गया कि उसकी भी तो एक ही लाइफ है ना और वो क्यों एडजस्ट करे। एडजस्टमेंट की भी एक हद होती है, इतना क्यों एडजस्ट करे, तो वो नहीं समझा गया। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पर ये सफ़र कर रही है। चलो दूसरा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। वहाँ पर एक कपल मेरे पास आया, जिनके बीच में 22 साल का गैप। अब बताइए 22 साल का गैप बहुत मायने रखता है भाई और ख़ास तौर से अरेंज मैरिज में। तो अरेंज मैरिज में 22 साल का गैप से शादी हो गई। सोच ही ना मिले दोनों की, सपने ही ना मिले, कोई विचार ही ना मिले किसी भी तरीके से, कुछ भी तो नहीं मिलता। लेकिन बस लड़की के घरवालों ने कि ठीक है, लड़के वाले पैसे वाले हैं, सब कुछ देखने-भालने में ठीक है। जबकि उस टाइम पर भी लड़की बहुत छोटी 22 साल का डिफरेंस बहुत होता है ना? तो लड़की 19 साल की थी जब वो लेडी की शादी हुई थी और हस्बैंड 22 साल बड़े उनसे। तो दिखने में भी मिसमैच लग रहा है, हर चीज़ में लग रहा है और घरवालों को पता था कि लड़का हमारी लड़की के अनुरूप वैसा नहीं है जैसे हमारी लड़की है। अब वो शादी के बाद भई वो तो 19 साल की बच्ची है, उसे क्या घर चलाने की अकल है, उसे क्या इन सब चीज़ों की अकल है।
उससे हो जाती थी नादानियाँ, तो उसकी डाँट पड़ना उस चीज़ में, मैच्योर बनो, मैच्योर बनो, मैच्योर बनो। अब 19 साल की लड़की 22 साल बड़े अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, तो इतना गैप से मैच्योरिटी तो नहीं आ सकती। तो उसमें हस्बैंड का बार-बार लेक्चर, मैच्योर बनो, मैच्योर बनो, मैच्योर बनो। ऐसे नहीं हँसते हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। वो सब धीरे, धीरे, धीरे समय के साथ उसकी भी यही हालत हो गई कि उसके अंदर की वो जो बच्ची अभी खिल ही रही थी, जिसके लाइफ को लेकर, हस्बैंड को लेकर, शादी के बाद के कुछ सपने थे, कुछ सब वो अधूरे ही दब गए उसके अंदर। जल्दी-जल्दी 2 बच्चे हो गए, बस हो गई मैच्योरिटी लाइफ में। देखिए, उस मैच्योरिटी के चक्कर में जो अंदर उसका ओरिजिनल सेल्फ दब गया, उसने बीमारी का रूप ले लिया, डिप्रेशन का रूप ले लिया। तो आपको समझना है कि मिसमैच जोड़ा, जहाँ पर कोई भी एक पर्सन बहुत ही अलग है और वो समझ ही नहीं रहा है कि मेरे पार्टनर की क्या नीड है। वो बस अपने पार्टनर को दबा रहा है कि तुम एडजस्ट करो, तुम गलत हो। वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। डिफरेंसेस होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस की डिसरिस्पेक्ट करने में प्रॉब्लम है। और जब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं ना, ऑनेस्टली कोई भी पर्सन नहीं भी कर पाता है। तो आपको समझना है कि बेमेल जोड़े, जो ये जो घरवाले शादी कर देते हैं कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब एडजस्ट हो जाएगा। जब शादी हो जाती है तो एक-दूसरे की पसंद बनी जाती है। सब हस्बैंड वाइफ का ही हो जाता है, अपने तालमेल से देखो, जो मिल-जुल के तुम्हारी सहमति बने वो करना, जो सहमति ना बने वो मत करना। ये सब जिन आधारों पर इस तरह से शादियाँ हो जाती हैं, तो वहाँ पर तकलीफ आती ही आती है। और सुनो, एक केस मेरे पास ऐसा भी आया था कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे उनका रिलीजन बिल्कुल अलग था। अब रिलीजन अलग था, अपब्रिंगिंग बहुत अलग हुई। अब शुरू-शुरू में तो वो एक-दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए और उन्हें लगा कि वो सब कुछ आराम से एडजस्ट कर लेंगे। बट रियलिटी बाद में सामने आई कि इतनी डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट बिल्कुल रिलीजन, सब कुछ एकदम से डिफरेंट, बहुत कुछ माइंडसेट पूरा डिफरेंट। और क्योंकि केवल लड़का-लड़की इन्वॉल्व नहीं होती ना, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। अब शुरू में तो आप डेट कर रहे हो उस लड़के को या लड़का डेट कर रहा है लड़की को। ये फैमिली वाली पिक्चर तो बाद में आती है ना, बाद में पता चलती है बहुत सारी चीज़ें, शुरू में तो पता नहीं चलती है। तो शुरू में तो आपको लगा आप सब एडजस्ट कर लोगे, लेकिन जब बाद में पूरी फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, तब पता चला अरे यार! मैं कहाँ फँस गई? ये क्या हो रहा है? एडजस्ट करते, 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 करते थक गए। क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आप ही कंप्लीटली एडजस्ट करो। अब आप अपने रिलीजन का मत करो कुछ और करना है तो हमारे सामने मत करो। अकेले में कुछ नाम लेना है, अंदर-अंदर कुछ करना है तो कर लो। लेकिन यहाँ तो वही चलेगा जो हमारे यहाँ होता है। पूरा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ में, चेज़िंग, रोका-टोकी, नज़र रखना, सब कुछ वो रखना और ये कि कंप्लीटली ढल जाओ। तो दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना करना और ये एक्सपेक्ट करना कि आपको हमारे अकॉर्डिंग ही ढलना है। तो ये जो बेमेल जोड़ा होता है, ये बड़ी तकलीफ देता है। अब आपके दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि कपल्स की तो अपब्रिंगिंग हमेशा ही अलग होगी। भई सपोज़ कोई 16 साल की उम्र में मिल रहा है, जल्दी भी मिल गया तो कोई, है ना? या चलो कोई और भी छोटी-सी क्लास से अपने पार्टनर को भी डेट कर रहे हैं, 13-14 साल की उम्र से भी। या कोई आप 20 साल में मिले, 25 साल में मिले, किसी से 30 साल में मिले। उससे पहली ज़िंदगी तो उसने आपसे अलग ही गुज़ारी, अलग ही तरीके से। उसको परवरिश अलग मिली है, उसको सब एनवायरनमेंट अलग मिला है, उसका स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड्स, उसका हर तरीके का लेवल आपसे बिल्कुल अलग है। अब जितना बड़ी एज में आप उससे मिलेंगे, उतना ज़्यादा उसके अंदर उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस डोमिनेटिंग हो जाएँगे, उसके कुछ बिलीफ, उसकी वैल्यूज़, उसकी प्रायोरिटीज़ होंगी, उसके पास बड़ी सारी मेमोरीज़ होगी, बहुत कुछ होगा उसके पास। तो जितना पका हुआ वो आपको मिलेगा, उतना कम उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, एडजस्टमेंट की उसकी नेचर उतनी कम होगी। जितना कच्ची मिट्टी होगी, जितना जल्दी मिलेगा, तो फिर भी सबकॉन्शियस मिरर न्यूरॉन्स की वजह से मॉडलिंग होती चली जाएगी और एक-दूसरे के हिसाब से ढलना, एक-दूसरे की पसंद को अडॉप्ट करना, समझना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। पर फिर भी एक लिमिट ही होती है उस चीज़ की।
तो कभी भी ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा ही नहीं कि सामने वाला बिल्कुल आपके जैसा या बहुत ही माइनर डिफरेंस के साथ होगा, होते हैं। पर मैं बात कर रही हूँ जो एक्सट्रीम डिफरेंसेस के बेमेल जोड़े होते हैं, उनमें बहुत वो होती है। जैसे एक और कपल मुझे याद आ रहा है, तो यहाँ पर क्या था कि एक लड़की वो 130 केजी 130 किलो की थी, हाइट में भी शॉर्ट थी, केवल 5 फुट 2 इंच। अब 5 फुट 2 इंच 130 किलो की लड़की, पर बहुत पैसे वाली थी। अब उसकी शादी जिस लड़के से हुई वो 5 फुट 11 इंच का गोरा चिट्टा, वो भी अच्छा कमाता है, लेकिन लड़की वाले बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे, लड़के वाले उनके मुकाबले हल्के थे। तो पैसे के चक्कर में शादी हो गई। अब शादी हो तो गई, 130 किलो की लड़की 5 फुट 2 इंच और सांवली भी थी, और वहाँ पर लड़का गोरा चिट्टा, लंबी हाइट का, सब कुछ। तो ये बेमेल जोड़ी का आधार पैसे था। हो गई शादी, लेकिन लंबे समय तक वो लड़का वैल्यू नहीं कर पाया उसकी, क्योंकि 130 किलो की लड़की धीरे-धीरे और वज़न बढ़ता जा रहा था उसका। उसका चलना, उठना, बैठना सब भारी हो गया था। चलने में भी बिल्कुल ऐसे हाथ फैला के बैलेंस बनाकर चलना होता है ना, इतना वेट हो रहा है सिर पे। और उसको, लड़के को, बाद में शर्म आने लगी कि मैं इतनी मोटी लड़की के साथ सोशली कैसे मूव करूँ। तो धीरे-धीरे डिस्टेंस क्रिएट होने लगा, अवॉइड करने लगा वो पर्सन उससे ले जाना। और वो लड़की डोमिनेंस से रहती कि भई मैं तो पैसे वाली हूँ, मैं मुझसे सोच समझ के देखभाल के शादी करी थी। अब लड़का 85 किलो, लड़की 130 किलो। लड़के की तो चलो फिर भी इतनी हाइट है, तो उसका 85 किलो इतना महसूस नहीं होता। लेकिन लड़की 130 किलो की, शॉर्ट हाइटेड, तो बहुत मिसमैच जोड़ी। तो मिसमैच जोड़ियाँ चाहे किसी भी आधार पर मिसमैच हो, चाहे वो आपके रिलीजन के, कल्चरल्स की वजह से, फाइनेंसेस का, लुक्स वाइज़, नेचर वाइज़, एजुकेशन वाइज़, कुछ भी हो। ये डिफरेंसेस एडजस्ट नहीं किए जाते हैं जो एक्सट्रीम होते हैं। ये बाद में पेन ही क्रिएट करते हैं। एक लड़की जो फॉरेन कंट्री से पढ़कर आई, उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से की। उसकी शादी 12th क्लास, जो 12th पास जो लड़का होता है, घर वालों ने उससे कर दी। अब उसके मन में अपने पति को लेकर बड़ी इन्फीरियरिटी की है, तो मुझसे बहुत कम पढ़ा लिखा है। वो उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाई, उसकी वैल्यू नहीं कर पाई। उसे ऐसा लगता है ये इसका क्या ओपिनियन होगा, ये तो 12वीं पढ़ा हुआ है। बिज़नेस चाहे ठीक चल रहा है, ठीक कमा रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ। और मेरी शादी 12th प्लस जो ये 12th पास वाला जो लड़का होता है उससे कर दी। जबकि उनका अच्छा खासा बिज़नेस है, पैसे वाले हैं, कोठी भी है अपनी, अच्छा खासा सब चल रहा है। लेकिन वो लड़की यहाँ से उसे अपने से नीचा देख रही थी। बात-बात पे झगड़ा हो जाना, जब भी कोई डिसीज़न वाली बात आए, तो उस लड़की का एकदम सबकॉन्शियसली डोमिनेटिंग हो जाना। लड़का 12वीं पढ़ा हुआ था, थोड़ा सीधा-साधा था, लड़की का एक्सपोज़र बहुत वाइड था, तो लड़की बिल्कुल ही अलग माइंडसेट की थी। लेकिन वहाँ पर भी घरवालों ने ये सोचा कि भई इतना अच्छा मोटा बिज़नेस है, क्या है, अब 12वीं पढ़ा हुआ हो या उसने एमबीए का रखा हो, विदेश से पढ़ा हुआ है, अपने देश से पढ़ा हुआ हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? घरवालों का ये माइंडसेट था। लड़की को भी उस टाइम पर उन्होंने इन्फ्लुएंस करके राज़ी कर लिया, लेकिन बाद में लड़की बड़ी पछताई। बहुत डिफरेंसेस, इंसल्ट करना बात-बात में, एक दिन हस्बैंड को थप्पड़ ही मार दिया। ये डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे। मतलब उसको लिटरली नौकर की तरह ट्रीट करना, जैसे मुझसे नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि सारा लड़कियाँ ही सफ़र करती हैं, लड़कियाँ भी लड़कों को सफ़र करा देती हैं। जब भी किसी भी चीज़ में बहुत डिफ़रेंस होगा, जिसके एडजस्टमेंट के लिए आप तैयार नहीं होंगे, दिल से एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे उसे, या एडजस्ट करते-करते आप एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे, थक जाएँगे, तो लाइफ़ में प्रॉब्लम आएगी। तो ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आई। अब मैं ये सारे केसेस बता रही हूँ, इसलिए तो बता रही हूँ मेरे पास आए हैं। तो मेरे पास आता ही वो है जिसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है। तो समझने वाली बात ये है कि बहुत एक्सट्रीम डिफरेंसेस, चाहे वो किसी भी बेस पर हों, आपकी मैरिज को, आपके रिलेशनशिप को बहुत लंबा और अच्छा नहीं चला सकते प्रैक्टिकली। एक्सेप्शनल केसेस के बेसिस पर अगर आप ये सोचोगे कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, अरे प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल। सच में नहीं पॉसिबल है। नॉर्मल ह्यूमन्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे
अपने आप को बूस्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अच्छा है, बट प्रैक्टिकल भी तो सोच रखो। टॉक्सिक पॉजिटिविटी बहुत तकलीफ देती है। तो पॉजिटिव होना अच्छा है, बट रियलिस्टिक पॉजिटिविटी, नॉट द टॉक्सिक। तुम यहाँ केवल एडजस्ट करने थोड़े ना आए हो। और तुम्हें भी जो लोग बाहर दिख रहे हैं एक आइडल कपल की तरह, तुम्हें उनकी अंदर की रियलिटी क्या पता कि वो कितने एफर्ट्स डालते हैं। बहुत ज़्यादा टू मच एफर्ट्स डालना भी एग्जॉस्ट कर देता है। तो सोच समझकर पहले एक ऐसा पार्टनर चूज करना चाहिए, चाहे माँ बाप चूज करें या पर्सन को चूज करें, जिससे रिलेटेबिलिटी ज़्यादा लगे, फैमिलियरिटी ज़्यादा लगे, जिससे कि गैप हो, लेकिन इतना भी ना हो कि आप उस गैप को फिल करते 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 थक जाएं और वो गैप फिल ही ना हो। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये भी समझने वाली बहुत बात है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही होती है तो हमारी हेल्थ नेचुरली अच्छी होती है और हम अपने करियर में भी बहुत अच्छा करते हैं, वेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा रहता है और हम हैप्पी रहते हैं। लेकिन रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंट पिलर अगर हिला हुआ होता है तो हेल्थ भी सफ़र करती है, वेल्थ भी सफ़र करती है और हैप्पीनेस तो गायब ही हो जाती है। बच्चों पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आगे तक ये सोचकर वो कुछ चंद एक्सेप्शनल केसेस को ना देखें, बट प्रैक्टिकली ये देखें। और चाहे माँ-बाप चूज़ करें या आप खुद चूज़ करें, ऐसा पर्सन चूज़ करें जिसमें डिफरेंस कम हो, और डिफरेंस हो तो वो डिफरेंस हो जिन्हें आप दिल से वैल्यू कर पाएँ। कुछ दिन नहीं, लाइफ लॉन्ग। तो समझिए इस बात को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास जैसे-जैसे केसेस आते हैं या फिर मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, मुझे आपको समझाना चाहिए, तो मैं अपनी वीडियोज़ के ज़रिए आपको समझाती रहती हूँ। और मुझे पता है कि आप देखकर सीखते भी हैं, समझते भी हैं और अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म भी कर रहे हैं। आप अपनी सोच बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं, आप खुशहाल हो रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए, बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे दुलारो, अपना ख़ास ख़्याल रखना।